हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित सामान्य ज्ञान पोर्शन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को लिया है और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देना है और जितने उत्तर सही होते हैं अंत में उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब के सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब था। ऑप्शन ए है शुजाउद्दौला, बी है सिराजुद्दौला, सी है शुजाउद्दीन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है डोमिनिक एस्किथ, सी है जेम्स प्रिंसेप, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक यानी कि पहले महानिदेशक बने थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए है 4 मार्च 1931, बी है 12 नवंबर 1930, सी है 23 मार्च 1931, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। अब लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ये जो सांडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी उसे जो है लाहौर षड्यंत्र कहा गया। तो इस लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी, यानी कि स्वराज की मांग की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखे थे। कालिदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, सी है कुमार व्यास, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। कालिदास की 7 रचनाएं, पहली 2 रचनाएं कौन सी हैं इनकी? कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम, यानी कुमार संभवम और रघुवंशम इनके 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। 3 नाटक कौन कौन से हैं? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक हैं इनके। और 2 खंड काव्य महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? ऋतु संहारम और मेघदूतम। तो ऋतु संहारम और मेघदूतम ये इनके खंड काव्य हैं। इस प्रकार मिला के इनकी केवल 7 रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है कालिदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए है मनु, बी है शीलभद्र, सी है जीवक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। ये बिंबिसार जो हैं इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? हर्यक वंश की स्थापना की थी। और इनके जो चिकित्सक हैं वो जीवक हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। कहाँ से? यानी कि ब्रिटेन की संसद से, यानी कि इंग्लैंड की संसद से। उस समय क्लीमेंट एटली जो थे, एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भेजा था। तो ये किसके लिए आया था? कथन एक है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए आया था। नहीं, ये सरकार की स्थापना के लिए नहीं आया था। दूसरा कथन है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। बिल्कुल बात सही है, दूसरा कथन सही है। जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय था। इसका उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था मेंटेन करने के सत्ता को हस्तांतरित करना। तो इस दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन है कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए आया था। गलत, तीसरा भी गलत है। तो केवल और केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में है दूसरा, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है, ऑप्शन ए है आतंकमय पुरुषों का स्तूप, बी है मृत पुरुषों का स्तूप, सी है संतुष्ट पुरुषों का स्तूप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मृत पुरुषों का स्तूप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, बी है राजेंद्र तृतीय, सी है विजयालय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ये मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन ए है आगरा, बी है जौनपुर, सी है लखनऊ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौनपुर। बी इसका सही उत्तर है। जौनपुर को पूरब का सिराज कहते हैं। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद स्तंभ लेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है, बी है ऐहोल अभिलेख में, सी है अल्पादुद्दान लेख में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐहोल अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशन द्वितीय के इतिहास के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो ऐहोल अभिलेख है। बी इसका सही उत्तर है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन ए हुमायूं, बी है शाहजहां, सी है अकबर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
ये है सरदार सिंह राणा, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी अधिवेशन को छोड़कर चले आए थे तब इन्होंने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो बी इसका सही उत्तर है, बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही उसमें नहीं थी? ऑप्शन ए है, इसमें नहीं बताना है। ऑप्शन ए है राज्य अपहरण नीति, यानी कि जिसे हड़प नीति कहते थे, तो ये बात सही है। ये 1857 के विद्रोह के लिए एक कारण बना, क्या? हड़प नीति। बी में है रेल तथा तार। अब रेल तथा तार की शुरुआत की तो इसके मतलब क्या हुआ भाई? रेल और तार से किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो विकास वाला काम है ना, तो ये सही है। सी है कि अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशन को समाप्त कर दिया। ये भी पेंशन का समाप्ति का जो कारण था ये भी 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो कौन कारण नहीं बना? रेल तथा तार, क्योंकि ये विकास था तो विकास सबको पसंद है, इसलिए ये कारण नहीं बना। तो बी इसका सही जवाब है, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है आर सी मजूमदार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये है दक्कन का पठार। अब देखिए भारत का मैप बना लेते हैं। ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। अब भारत के मैप में जो दक्कन का पठार है ये नीचे वाला है, ये दक्कन का पठार है। अगर आज सेंट्रल हाईलैंड यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि, तो केंद्रीय उच्च भूमि मध्य प्रदेश के आसपास वाला भाग है। और कहा छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़, झारखंड और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये वाला भाग है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार ये तीन ऑप्शन दिया, दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि, और सी है छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहता है कि जो दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी हैं, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों नदियाँ छोटा नागपुर पठार यहाँ पर है और छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है और यहाँ पर अरब सागर है। तो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और निकलती हैं छोटा नागपुर पठार में। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है अर्जेंटीना, सी है बोलीविया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। जो दक्षिणी अमेरिका है इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मायनों में, जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है ये दोनों मायनों में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक स्पेस के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है पेडी प्लेन, बी है पेनी प्लेन, सी है जियोसिक्लाइन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जियोसिक्लाइन। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है यूरोप, बी है अंटार्कटिका, सी है एशिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में। सबसे ऊपर रूस है, रूस के बाद मंगोलिया है, और मंगोलिया के नीचे क्या है? चाइना है। यानी कि रूस के नीचे और चीन के ऊपर क्या है? मंगोलिया है, और मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मंगोलिया एशिया महाद्वीप में है जहाँ पर गोबी का मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ऑप्शन ए सौर प्रणाली, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है पृथ्वी के आंतरिक भाग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो कोरियोलिस बल है ये किसके कारण होता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके उपरांत एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। बी इसका सही जवाब है, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है लाल लैटराइट मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए आप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये है लेटराइट मिट्टी। अब ये लेटराइट मिट्टी क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है? तो जानिए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे होता है यानी कि जहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक तापमान होती है। तो अधिक वर्षा होती है, जब अधिक वर्षा होती है और अधिक तापमान होता है तो वर्षा जब होती है तो जल भर जाता है। जल भरने के बाद तापमान की अधिकता के कारण जल सूख जाता है, और जब जल सूख जाता है तब जल के साथ जो भी पोषक तत्व होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, यानी कि धरती के नीचे चले जाते हैं। तो पोषक तत्व का निछालन हो जाता है, जिसके उपरांत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और लेटराइट मिट्टी को जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में है, इसमें कुछ भागों में जो है चूने वगैरह का प्रयोग करके जो है इसमें काजू की फसल के लिए उपयुक्त बनाया गया है। यहाँ पर काजू की खेती करते हैं। तो ये किस मिट्टी में होता है? लाल लैटराइट मिट्टी में। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए है तूतीकोरिन, बी है कांडला, सी है चेन्नई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में जो कच्छ है। अब कच्छ कहाँ है? तो देखिए, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर क्या है? कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो बी इसका सही जवाब है, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, बी है 2/3, सी है 3/4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है कि नए राज्य बनाया जा सकता है। जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है ये साधारण संविधान संशोधन से संबंधित है, और इसी में नए राज्य के बनाने का अनुच्छेद 3 में उल्लेख है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन है सी क्षितिज, बी है ये क्षितिज, सी है तक्षशिला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ये क्षितिज। ये जो मृदा है, मृदा की 3 परतें होती हैं। हम मृदा की बात कर रहे हैं, ना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा, निफे,
और जो मृदा होती है यानी कि जो मिट्टी होती है इसकी भी 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी? ये क्षितिज, बी क्षितिज और सी क्षितिज। ये क्षितिज सबसे ऊपरी होती है, इसके बाद बी क्षितिज होती है और बी क्षितिज के बाद सी क्षितिज होती है। यानी कि सी क्षितिज सबसे आंतरिक मृदा की परत होती है और ये क्षितिज सबसे बीच में होती है और बी क्षितिज बीच में होती है, ये सबसे ऊपर होती है और सी सबसे लास्ट में होती है। जो ये क्षितिज मृदा होती है इसी में ह्यूमस मृदा पाई जाती है। ये क्षितिज मृदा कहाँ पाई जाती है? ये वाली पर, यानी कि ये क्षितिज मृदा किसमें पाई जाती है? ये वाली ह्यूमस मृदा कहाँ पाई जाती है? ये क्षितिज मृदा में। तो 20 का सही उत्तर है, 20 का सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये है भारत, बी है चीन, सी है ब्राज़ील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और जो चीन है ये रेशम का अधिकतर निर्यात करता है। भारत जो है रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। तो बी इसका सही जवाब है, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए है माउंट फ्यूजियामा, बी है एटना, सी है पोपा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पोपा ज्वालामुखी है ये मृत या शांत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? म्यांमार में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना ज्वालामुखी इटली में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। सी इसका सही जवाब है, सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन एक है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि येजी के बारे में बात करना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो कथन एक कह रहा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए कथन पहला गलत है। दूसरा कथन कह रहा है वह भारत सरकार की विधि संबंधी सलाह देता है। बिल्कुल, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। कौन सबसे बड़ा वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दूसरा जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन ए में कथन 2 सही है और कथन दूसरा ही सही है, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है? कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किसका विकेंद्रीकरण किया गया? कथन एक में है कि निर्णय लेने की शक्तियों का, बी है पूर्ण व्यवस्था का, तीसरा है कि न्यायिक शक्तियों का और चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का। और ये चारों कथन हो गए और ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 2 3 सही हैं, बी में दिया हुआ 1 2 4 सही हैं या 2 3 4 सही हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। देखिए जो पहला कथन है इसमें लिखा है कि निर्णय लेने की शक्तियाँ, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायतों से संबंधित है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो पंचायत है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब जब पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल गया और ये कब लागू हुआ? 1993। कब? अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया 73वां संविधान संशोधन। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली पंचायतों को? तो पहला कथन है कि निर्णय लेने की शक्तियाँ मिली पंचायतों को, कथन पहला सही है। दूसरा कह रहा है पूर्ण व्यवस्था मिली, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि न्यायिक शक्तियों का। अब न्यायिक शक्तियाँ कैसे दी जा सकती हैं पंचायत को? भाई न्यायिक शक्तियाँ तो न्यायालय के पास होंगी, इसलिए तीसरा जो कथन है वो गलत है।
चौथा है कि प्रशासनिक शक्तियाँ, ये भी सही है। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, जिसमें तीसरा कथन होगा वो गलत होगा। तो जो ऑप्शन ये है, ये में तीसरा है इसलिए ये गलत, सी में भी तीसरा है इसलिए सी भी गलत, और बी में तीसरा नहीं है इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वाला वकील है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी कहता है कि मंत्रिमंडल सचिव यानी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसकी बात कर रहा है। सी कह रहा है कि गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ये सबसे बड़ा नागरिक सेवा अधिकारी होता है, यानी कि सिविल सर्वेंट होता है। तो बी इसका सही जवाब है, बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ये जो मूल अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य, तो मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया, इस जो है मूल अधिकार से निकाल कर किस में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 ये में कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे? 6 मूल अधिकार बचे। और जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया? ये रूस से लिया गया है। तो वर्तमान में 6 मूल जो हैं अधिकार हैं, और मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। अगर जो पूछ लिया जाए मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे तो नहीं थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। लेकिन जब मूल कर्तव्य को सबसे पहले जोड़ा गया था तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और फिर 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और फिर 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो पहले 10 मूल कर्तव्य थे, यानी कि जब मूल संविधान था तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। जब जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा तब 10 मूल कर्तव्य हो गए, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्रमशः 6 और 11, तो 6 मूल कर्तव्य हैं, 6 तो हैं, और 6 मूल अधिकार हैं। हाँ, 6 मूल अधिकार हैं, और मूल कर्तव्य कितने कह रहा है? 11, तो 11 मूल कर्तव्य है, इसलिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ऑप्शन ए है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। ये जो राज्यसभा है इसका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, और नागरिक जब सीधे चुनाव देते हैं तो वो चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष होती है, इसलिए कथन पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है चुने गए सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको कौन वोट देता है? तो इनको जो एमएलए होते हैं चुने हुए वो वोट देते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो इसलिए जो बी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, स्वतंत्रता सेनानी आदि क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो कथन यानी कि सी और बी ये दोनों सही हैं। जब बी और सी दोनों सही, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, आनुपातिक
पद्धति के आधार पर। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बी इसका सही उत्तर है। बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। ऑप्शन है कि 1985 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी है कि 1985 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, सी है 1975 51वां संविधान संशोधन के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। अनुच्छेद 74(1) में या अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 352 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 में। जो अनुच्छेद 352 है ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। और उद्घोषणा ये किसके आधार पर करता है, तो कैबिनेट के लिखित सलाह पर, कैबिनेट के लिखित सलाह पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य या पूरे देश में इसकी घोषणा की जाती है। तो क्या हो गया, कैबिनेट शब्द का इसी प्रकार प्रयोग हुआ है कि कैबिनेट की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो इस प्रकार कैबिनेट शब्द का संविधान में केवल एक बार प्रयोग हुआ है। सी इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352 में। सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 165, बी है 166, सी है 167, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। ऑप्शन ए है कि केहर सिंह बनाम भारत संघ केस, बी है मिनर्वा मिल्स केस, सी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके बारे में पूछ रहा है कि संभावित अधिनिर्णय सिद्धांत किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, सी है बचत अनुपात में वृद्धि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा किसका पता लगाया जा सकता है, आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपण करता है। ऑप्शन ए है जीडीपी प्लस विदेशों से आय, बी है जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस विदेशों से आय, सी है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ये शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है? एनडीपी। एनडीपी मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं? जीडीपी जो होता है, जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से अगर जो मूल्य ह्रास को निकाल देंगे तो हमें क्या बचेगा? एनडीपी बचेगा, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकल गया। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू की गई है? ऑप्शन ए है 2017 में, बी है 2018, सी है 19, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत फरवरी 2017 में की गई है। तो ये इसका सही उत्तर है, ये सही जवाब है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ये प्रश्न हम हल कर चुके हैं। इसका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जीडीपी में से मूल्य ह्रास निकल जाएगा तो एनडीपी बचेगा, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।